Hello and Jai Hind student. Welcome back to your own channel Sir Tarun Rupani, exclusive channel for ICSE board students. और आज बारी है बायोलॉजी की, फोटोसिंथेसिस। आपने कहा और हमने बनाया। ये चैप्टर एज पर द लेटेस्ट सिलेबस है और फोटोसिंथेसिस कई बार आपने नाम सुना है, इवन आप जानते भी हैं फोटोसिंथेसिस क्या है, बचपन से पढ़ रहे हैं। फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब असेंबल अर्थात यूनियन। तो लाइट की मदद से प्लांट्स क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट्स सनलाइट की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, वाटर की मदद से हेल्प करते हैं, फूड फॉर्म करते हैं, वाटर फॉर्म करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या कहा? वाटर। हाँ, वाटर एक एक्सचेंज प्रोडक्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए लाइफ गिविंग ऑक्सीजन। यही है हमारा फोटोसिंथेसिस, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो कि सारे ग्रीन प्लांट्स करते हैं। क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं। देखिए नाम में है फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस कंबाइन करने को कहते हैं। एलिमेंट्स को कंबाइन करके फूड बनाया गया है। कौन से एलिमेंट्स को? वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन किया गया है, जिससे बनता है फूड। हाँ, तुम जो चपाती खा रहे हो, चावल खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, क्या है? अरे यही वो फूड है जो फोटोसिंथेसिस से बना है। कहोगे सर हम तो आलू खा रहे हैं, हम तो रोटी खा रहे हैं। तो आलू रोटी में क्या है? स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट्स है। अगर आप घी खा रहे हैं तो फैट्स है, पल्सेस खा रहे हैं तो प्रोटीन है। ये सब पार्ट ऑफ दी फूड है। ये सब फूड है जो प्लांट्स बनाते हैं। अब प्लांट्स फूड बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस से, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस से। दो बेसिक काम कर रहे हैं। सोच लीजिए आप और मैं जीवित तभी हैं जब हमारे नेचर में, हमारे आसपास में क्या है? ऑक्सीजन हमें उपलब्ध है और फूड उपलब्ध है। मतलब आपकी और मेरी जिंदगी ग्रीन प्लांट्स के हाथ में है कि नहीं है? तो फूड फॉर ऑल अनडाउटेडली, चाहे वो लॉयन ही क्यों ना हो। सर लायन और टाइगर, उसका फोटोसिंथेसिस से क्या रिलेशन है? अब बताइए लॉयन क्या खाता है? लॉयन तो कार्निवोरस है। तो लॉयंस खाते हैं अर्थात कार्निवोरस खाते हैं किसको? हर्बीवोरस को। और हर्बीवोरस तो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है कि नहीं है? तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर जीव जंतु किस पे डिपेंड है? फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड है फूड के लिए, वो चाहे कार्निवोरस ही क्यों ना हो। और ऑक्सीजन अनडाउटेडली, ये लाइफ गिविंग एयर ऑक्सीजन हमें ग्रीन प्लांट्स ही दे रहे हैं। याद रखिएगा ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ एयर है, हमारी ये ऑक्सीजन जो हमारे आसपास है। अब आते हैं क्लोरोफिल की बात करते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। ग्रीन प्लांट्स ग्रीन क्यों है? क्लोरोफिल की वजह से। तो क्लोरोफिल है क्या और कहां पाई जाती है और इसका फंक्शन क्या है, यही हम समझने वाले हैं। तो क्लोरोप्लास्ट नाम के एक ऑर्गेनल में, एक प्लास्टिड में, क्लोरोप्लास्ट क्या है? प्लांट के अंदर, प्लांट सेल के अंदर पाया जाने वाला एक ऑर्गेनल। हाँ, जैसे आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था, पढ़ा है ना कि नहीं? ग्रेन्यूल्स के बारे में पढ़ा है, गोल्गी बॉडीज के बारे में पढ़ा है। ये सब क्या है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, है कि नहीं है? उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है प्लास्टिड, ध्यान दीजिएगा, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाई जाती है। तो क्लोरोप्लास्ट एक ओवल बॉडी है, एक डबल मेम्ब्रेन बॉडी है। हाँ, अभी डायग्राम भी दिखा दूंगा। एक डबल मेम्ब्रेन बॉडी है, हाँ अभी डायग्राम भी दिखाने वाला हूं। ओवल शेप बॉडी है, डबल मेम्ब्रेन बॉडी है, इनर लेयर आउटर लेयर है, और इसके अंदर बहुत सारे फ्लैटेंड सैक हैं। क्या है इसके अंदर? बहुत सारे सैक लाइक स्ट्रक्चर है। सैक ऐसा होता है, देखिए, इसे हम कहते हैं फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। इन एक स्ट्रक्चर को कहते हैं थाइलाकॉइड्स। क्या कहते हैं इसको? थाइलाकॉइड्स। इस थाइलाकॉइड के अंदर ही, ये थाइलाकॉइड के अंदर ही पाया जाता है क्लोरोफिल। इसके अंदर, यहां है, इसके अंदर मौजूद है क्लोरोफिल। अभी थाइलाकॉइड किस में होते हैं? लेयर्स में होते हैं। देखिए पूरे लेयर में है। इस लेयर को कहते हैं ग्रेना। ग्रेना इसकी लेयर का नाम है, ठीक है? और ये ग्रेना जो है, अर्थात ये पूरी बिल्डिंग जो है, ये किस पर बनी हुई है? इसका जो ग्राउंड मटेरियल है, ये जो नीचे वाला मटेरियल है, जिसे हम कहते हैं ग्राउंड मटेरियल है, इसका नाम है स्ट्रोमा। तो ये बिल्डिंग जिस फाउंडेशन पे खड़ी है, बिल्डिंग का नाम बता दिया मैंने, ग्रेना। जिस फाउंडेशन पे खड़ी है उसका नाम है स्ट्रोमा। चलो स्ट्रक्चर देखेंगे तब समझ में आ जाएगा कि क्लोरोप्लास्ट कैसा दिखता है।
तो क्लोरोप्लास्ट कहां पाया जाता है, अगर अब ऐसे पूछा जाए तो मैंने कहा मीजोफिल सेल्स में पाया जाता है। सर मीजोफिल सेल्स कहां है? अगर आप लीफ का स्ट्रक्चर देखेंगे तो लीफ के ऊपर टॉप मोस्ट लेयर पे अपर एपिडर्मिस पाया जाता है और नीचे वाले लेयर पे, यहां वाले लेयर पे एक थिन लेयर पाई जाती है लोअर एपिडर्मिस। इन दोनों के बीच में, यहां पर इन दोनों के बीच में ओवल शेप बॉडी होती है। इस ओवल शेप बॉडी को कहते हैं मीजोफिल सेल्स। इसके अंदर पाया जाता है। क्या? इस मीजोफिल सेल्स के अंदर पाया जाता है। नेम द प्रिंसिपल सेंटर ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आपका जवाब होगा मीजोफिल सेल। हां, मैंने एमसीक्यू का भी हमका टाइप बता दिया। क्लियर है? आइए अब क्लोरोप्लास्ट का एक बड़ा सा डायग्राम देखते हैं और क्लियर डायग्राम देखते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये तो प्लेनेट है, ये तो कोई दूसरा ग्रह है ना? आप देख पा रहे हो कि ये तो कोई एक हाइपर सिटी लग रहा है, लगता है कि कोई मार्स की सिटी है। चलिए, तो ये क्लोरोप्लास्ट है। देखिए डबल लेयर मेम्ब्रेन है, ये आउटर लेयर आप देख पा रहे हैं और इसके बाद इनर लेयर। डबल लेयर है, बॉडी का शेप कैसा है? ओवल शेप्ड है ना? ओवल शेप बॉडी। और ध्यान से देखिए, ये जो बिल्डिंग दिख रही है, इस पूरी बिल्डिंग का नाम, इस बिल्डिंग का नाम क्या है? ग्रेना। हाँ, प्लूरल वर्ड है ग्रेना, सिंगुलर को कहेंगे क्या? ग्रेनम। बहुत सारी बिल्डिंग है इसके अंदर। इस बिल्डिंग का एक एक फ्लोर, ये रहा फ्लोर, टॉप फ्लोर है ना? ये है बिल्डिंग का टॉप फ्लोर। इस फ्लोर का नाम है थैलाकॉइड। देखिए फ्लोर को क्या कहते हैं, इन मंजिलों को क्या कहते हैं? देखिए फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3 है ना? ये ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। हाँ, ऐसा लग रहा है कि कोई हाई राइजिंग बिल्डिंग है। ऐसे ही बिल्डिंगों में, फ्लैटों में आप रहते हैं ना। ठीक है? तो ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसी का नाम है थैलाकॉइड्स। इस थैलाकॉइड के अंदर होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इस थैलाकॉइड्स के अंदर भरे हुए हैं, इन चैम्बर्स के अंदर भरे हुए हैं। और ये जो ग्रेना है, इसी में देखिए क्या है, इसी किस स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है, किसके ऊपर स्टैंड कर रही है? इसका नाम है स्ट्रोमा। आप देखेंगे कि इसमें आपको एक ल्यूमेन भी दिखाई देगा। ये ल्यूमेन क्या होता है? आप देखिए थैलाकॉइड्स बने हुए हैं, ये रहा थैलाकॉइड्स, कुछ इस तरीके से है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये थैलाकॉइड जो कंबाइन कर रहा है बीच में, इसका नाम है ल्यूमेन। क्या नाम है इसका? ल्यूमेन। ये क्या होता है सर? तो ल्यूमेन एक स्ट्रक्चर होता है जो थैलाकॉइड्स को कंबाइन करता है, प्रोटॉन के डिफ्यूजन में हेल्प करता है, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन करता है, जिसकी वजह से इसका नेचर एसिडिक हो जाता है। इसके एडिशन की वजह से, ल्यूमेन की वजह से इसका नेचर एसिडिक हो पाता है। ये फोटोफॉस्फोराइजेशन, हाँ डोंट वरी, अभी इसको स्टेप दिखाने वाला हूं। फोटोफॉस्फोराइजेशन नाम के स्टेप परफॉर्म करने में मदद करता है ल्यूमेन। आइए अब डिटेल में देखने जा रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ठीक, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाने वाला है ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड एज क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। मैंने कहा था बड़ा शब्द क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है एक हरा रंग, वो हरा रंग ग्रीन पिगमेंट कहलाता है क्लोरोफिल। दो टाइप के क्लोरोफिल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। हाँ, ये नाम है क्लोरोफिल का, ए एंड बी। सबसे अबंडेंट क्लोरोफिल यही होते हैं। अच्छा, क्या हो कभी कभी ने महसूस किया है कि जब बहुत धूप पड़ रही होती है, हाँ जब गर्मी का दिन अभी आए थे, तो आपके शहर में जब बहुत गर्मी पड़ रही थी, पत्तियां सूख के गिर जा रही थी, पत्तियां पीली पड़ जा रही थी। क्यों? जवाब मिल गया। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो क्लोरोफिल जो कि लाइट की वजह से फॉर्म होती है, लाइट की वजह से फॉर्म होती है, एक्सेस लाइट की वजह से वो बर्न हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है। समझ गए? एक्सेस लाइट पड़ेगा तो पत्तियां पीली, हरी नहीं पीली हो जाएंगी और सड़ करके गिर जाएंगी। और क्या हो अगर ग्रास कहीं रखी हो, हाँ आपके साथ ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। क्या करो ना, जे अपने स्कूल में जाते हो जहां पर डेली है ना, तो वहां पे किसी भी जगह एक ग्रास के कोने पे क्या जाकर के करो, एक छोटा सा पत्थर, बड़ा सा मत रखना, पादर हटा देंगे, एक छोटा सा पत्थर जाके क्या कर देना, किनारे ग्रास के ऊपर डाल के छोड़ देना। 2-3 दिन बाद आना और उस पत्थर को हटा के देखना कि वहां पे ग्रास येलो हो चुकी है,
क्यों? हरे से येलो कैसे हो गई ग्रास? तो जब सनलाइट नहीं मिली, जब सनलाइट नहीं मिलेगी तो जो उसके अंदर क्लोरोफिल था वो खुद भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, नया क्लोरोफिल फॉर्म नहीं होगा और नतीजा ग्रास ग्रीन हो जाएगी। समझ गया ना? तो ग्रासेस शेड में जो ग्रो करती है वो भी ग्रीन हो जाती है क्योंकि नया क्लोरोफिल फॉर्म नहीं होता है। आप समझ गए ना? क्लोरोफिल सनलाइट पे डिपेंडेंट एक पिगमेंट है, सनलाइट पे डिपेंडेंट है। इसका काम क्या है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। सनलाइट मिलेगी तो ये काम करेगा, सनलाइट नहीं मिलेगी तो खत्म। जादू देखा था ना आपने, क्या कहते हैं? जादू, याद आया? उसकी बात कर रहा हूं। सनलाइट में तो काम करता था वो, याद आया कि नहीं? जादू कौन सी मूवी थी ऋतिक रोशन की? हाँ, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मुझे। उस मूवी में जिसमें जादू था, हाँ, वो जादू सनलाइट पे ही काम करता था। सनलाइट मिलती थी तो जादू काम करता था, वरना तो जानते ही हैं। तो यही है वो जादू, नाम है क्लोरोफिल। अब याद रखोगे ना? लाइट पे डिपेंडेंट है। अब समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस हो किससे रहा है, कैसे हो रहा है, ये स्टोमेटा क्या काम? स्टोमेटा, हाँ भाई, स्टोमेटा पोर होते हैं, छेद होते हैं। सर हमको तो दिखते नहीं है छेद, आप कैसे कह रहे हैं छेद होते हैं? लीफ में होते हैं। अगेन, लीफ में तो हमें दिखते नहीं है, ये माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। माइक्रोस्कोप के अंदर में अगर लीफ को देखा जाएगा तो हमें माइन्यूट पोर्स दिखाई देंगे। ये पोर या छेद क्या है? नाक है। किसकी? प्लांट्स की नाक है। जैसे हमारे पास दो छेद हैं, हम इसे कहते हैं नॉस्ट्रिल। हम यहीं से सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। तो प्लांट की भी नाक है और उसकी नाक का नाम है स्टोमेटा। क्लियर? पर मैंने कहा एक नहीं है, अनेक हैं, लाखों हैं, करोड़ों नाक हैं। कहां पर है? लीफ के सरफेसेस पे है। तो स्टोमेटा ही कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरमेंट से ले लेते हैं। पानी कहां से लेते हैं? रूट्स नीचे से पानी प्रदान कर देता है ना? रूट्स क्या करता है? पानी एब्जॉर्ब करता है, जाइलम की मदद से पानी ऊपर। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, पानी मिल गया, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जब रात को क्या होता है। रात को यह प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। रात को डार्क, मतलब अंधेरे के समय क्या हो जाता है? ये जो स्टोमेटा है ये उल्टा क्लोज हो जाती है। अब आप सोचेंगे सर दिन को खुल जाती है स्टोमेटा, आप कह रहे हैं। हमारा नाक ऐसा नहीं होता है कि दिन को नाक खुला रात को नाक बंद। नहीं नहीं, हम लोग का तो ऑल टाइम ओपन है। पर ऐसा फोटोसिंथेसिस के साथ क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि स्टोमेटा दिन में ओपन और रात को बंद? इसके लिए स्टोमेटा का स्ट्रक्चर समझेंगे और जानेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में। चलिए, दो थ्योरीज हैं हमारे सिलेबस में, दोनों थ्योरीज समझेंगे कि स्टोमेटा ओपन और क्लोज क्यों हो रहे हैं। पहली थ्योरी का नाम है पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी। ये मॉडर्न थ्योरी है, रिसेंट थ्योरी है। क्या है इस थ्योरी में, आओ समझते हैं। तो सबसे पहले K+ आयंस मतलब पोटेशियम आयन थ्योरी। इस थ्योरी में बताया गया है, हाँ पहले एक बार आपको डायग्राम दिखा दूं। हाँ जरा मैं रफ डायग्राम आपको दिखा दूं कैसा दिखता है। एक स्टोमेटा बीन शेप्ड होता है, किडनी शेप्ड होता है, कुछ इस तरीके से होता है। देखिए मैं आपके लिए एक स्ट्रक्चर बताता हूं, ये है स्ट्रक्चर। आप तो कहेंगे सर ये तो आपने सोयाबीन बना दिया। हाँ हाँ, यही बीन शेप्ड है। और इधर से भी देखिए, दोनों तरफ से है। ये जो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूं, यही है हमारा स्टोमेटा। कहां है सर स्टोमेटा? अरे ये छेद, ये स्टोमेटा क्या है? एक पोर है, एक छेद है, पोर है जिसके थ्रू क्या कर रहा है? प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन कर रहा है। इस छेद से, इस पोर से, मैंने कहा था नाक क्या है? एक छेद है। जैसे आपके घर का दरवाजा ही आपको क्या करता है? अलाउ करता है, दरवाजा खुल जाता है, आप घर के अंदर घुस आते हैं। तो ये गार्ड्स, हाँ जैसे दरवाजे में गार्ड्स बैठे होते हैं ना, इनका नाम है गार्ड सेल। दो गार्ड सेल मेरे हाथ को देख लीजिए, समझ लीजिए, एक गार्ड सेल दूसरा गार्ड सेल। अब दोनों गार्ड सेल पास पास आ गए हैं, कोई जगह बीच में नहीं है। क्या कोई बीच से गुजर सकता है इसके? नहीं ना। तो गार्ड सेल क्लोज हो गई है, अर्थात स्टोमेटा बंद हो गया। अब देखिए और देखिए, धीरे 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 क्या होता जा रहा है? पोर बनता जा रहा है। तो दिन में क्या होता है? ऐसे ही गार्ड सेल फुल जाती है, टर्जिड हो जाती है। नतीजा हम कहते हैं स्टोमेटा ओपन। स्टोमेटा मतलब समझ गए ना, उस पोर को, उस छेद को कह रहे हैं। तो
क्या स्ट्रक्चर है गार्ड सेल का, आइए देखिए। गार्ड सेल का इनर वॉल्स, ये देखिए इनर वॉल बहुत थिक होती है, ये वॉल्स बहुत थिक होती हैं, ठीक है, और ये आउटर वॉल थिन होती है दोनों साइड से। देखिए यहां से भी ये वॉल बहुत थिक होती है, इनर वॉल, ठीक है, और ये आउटर वॉल, ये जो आउटर वॉल है ये आउटर वॉल थिन है, दोनों तरफ से देख लीजिए, है ना आउटर वॉल थिन इसकी। तो अब होता क्या है, क्योंकि गार्ड सेल के आसपास जितनी भी सेल्स जो इसके आसपास हैं, इसके आसपास बहुत सारी सेल्स होंगी ना, यहां पे सेल होगी ना आसपास बहुत सारी सेल्स, ये क्या करती हैं, ये वाटर एब्जॉर्ब करके इसको वाटर पास ऑन कर देती हैं। कैसे, क्यों, इसके लिए रीजन है, पानी कहां से आ रहा है, इस K+ की वजह से आ रहा है। क्या है ये थ्योरी, आइए समझते हैं। जो दिन के टाइम में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, दिन के टाइम में गार्ड सेल्स फोटोसिंथेसिस करती हैं। फोटोसिंथेसिस करने से क्या पैदा होती है, एटीपी, फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक टाइप की एनर्जी है। इस एटीपी से पैदा होता है पोटेशियम आयंस, K+ आयंस। ये K+ आयंस जब इसको मिलेगा, किसको मिलेगा, इस गार्ड सेल को मिलेगा, तो ये और हाइपरटोनिक हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, कीवर्ड है हाइपरटोनिक हो जाएंगी, नतीजा और पानी एब्जॉर्ब करने लगेंगी। तो जब ये आसपास की सेल से पानी एब्जॉर्ब करेगी, तो मैंने बताया था ना, पानी एब्जॉर्ब करेंगे तो ये फूलने लगेगी, फूलने लगेगी तो क्या हो जाएगा, एक पोर पैदा हो जाएगा, एक ओपनिंग पैदा हो जाएगी, बस ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। दिन में ऐसा होगा, और दिन में ही क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है, याद है ना, क्लोरोफिल दिन में ही सनलाइट एब्जॉर्ब कर सकता है, और दिन में ही ये क्या होता है, एटीपी पैदा करता है। नतीजा, दिन में गार्ड सेल के फूल जाने की वजह से टर्जिट, टर्जिट क्यों हुई थी, क्योंकि उसके पास एटीपी था। एटीपी कहां से आया, फोटोसिंथेसिस आया। क्लियर, इसका नाम है K+ थ्योरी। रात को क्या होगा सर, अरे उल्टा होगा भाई, रात को फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, तो जो पानी था वो भी क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, गार्ड सेल वापस फ्लैसिड हो जाएंगी। अब जब गार्ड सेल का पानी ही निकल जाएगा, वापस चिपक जाएंगी, आपस में मिल जाएंगी, काम खत्म, रास्ता बंद, स्टोमेटा क्लोज। क्लियर, चलिए ये तो पहली थ्योरी थी, नाम है K+ कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी। दूसरी है शुगर कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी, लगभग उसी से मिलती जुलती थ्योरी, बस यहां पे एक शब्द क्या है, शुगर। तो फोटोसिंथेसिस में, ये ओल्ड थ्योरी है, ध्यान दीजिएगा, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या हो रहा था, मैंने कहा ग्लूकोज बन रहा है, स्टार्च बन रहा है। तो जब सेल्स ग्लूकोज बना रही हैं, स्टार्च बना रही हैं, तो गार्ड सेल इस ग्लूकोज और स्टार्च को एब्जॉर्ब करने के बाद, गार्ड सेल इस ग्लूकोज को जब प्रोड्यूस करता है, तो उसके अंदर एक ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऊपर वाले में क्या बताया था कि वो लोग हाइपरटोनिक हो जाते हैं, ठीक है ना, यहां पे क्या बता रहा हूं, इसमें एक ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो जाएगा, जिससे वो आसपास की सेल से एंडोस्मोसिस करने लगेंगी, अर्थात वाटर का इनटेक करने लगेंगी। इसे कहते हैं एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस में सेल्स क्या करती हैं, वाटर को एंटर करने देती हैं, पानी एब्जॉर्ब कर लेती हैं, नतीजा क्या हो जाएगा, फिर सेल फूल जाएगी। जब ये सेल फूल जाएगी, हम कहेंगे टर्जिड है, और टर्जिड है तो क्या हो जाएगा, गार्ड सेल ओपन। ध्यान दिया कैसे काम करते हैं। अच्छा, क्लोज कैसे होगी, ठीक उल्टा कर दो, शाम के समय, रात के समय क्या होने वाला है, ठीक उल्टा होने वाला है, पानी, ये लीव्स लूज कर जाएंगी। जब पानी ही लूज हो जाएगा, फिर क्या होगा, तो इसकी टर्जिडिटी खत्म, ये फ्लैसिड हो जाएंगी और वापस फ्लैट हो जाएंगी। जब ये फ्लैसिड हो जाएंगी, तो इनर वॉल थिक होने की वजह से वापस वो स्टिक टू ईच अदर कर जाएंगी, वो जो स्पेस था दोनों के बीच में खत्म। क्लियर है, चलो अब समझते हैं पूरा फोटोसिंथेसिस दोनों ही स्टेज में। क्या कहा, हां, दो स्टेज में फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करती है। सबसे पहले मीजोफिल सेल्स के बारे में एक बार फिर से समझें। तो मीजोफिल सेल्स ये लीफ के सेंटर में पाई जाती है, जहां पे पेलासाइड्स और स्पॉन्जी सेल्स होती हैं। क्या करता है, मैंने बताया, प्रिंसिपल सेंटर ऑफ फोटोसिंथेसिस। वन वर्ड क्वेश्चन है, विच पार्ट या विच सेल्स आर प्रिंसिपल सेंटर, तो जवाब है मीजोफिल सेल्स। तो दिन के समय क्या हो रहा होता है, सनलाइट पड़ती है, और क्लोरोफिल का तो काम ही है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। और क्या करती है,
जो सनलाइट एब्जॉर्ब करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड उनको एयर से मिल जाती है, वाटर उनको सॉइल से मिल जाता है और हो जाता है फोटोसिंथेसिस। ये रहा वो रिएक्शन। आपको ये रिएक्शन बाय हार्ट होना चाहिए, प्लीज ये रिएक्शन आना चाहिए। 6CO2 अर्थात 6 वॉल्यूम ऑफ या 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंबाइन कर जाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज। ये रहा ग्लूकोज C6H12O6। और क्या प्रोड्यूस करते हैं? देखिए मैंने कहा था वाटर इनटेक भी करता है तो वाटर रिलीज भी करता है। ये जो वाटर रिलीज कर रहा है, ये जो वाटर रिलीज कर रहा है ये ट्रांसपिरेशन का है ना, क्योंकि जब स्टोमेटा ओपन होगा तो उस समय पानी क्या होगा? रिलीज होगा। ब्रीद आउट करो, क्या हो रहा है? पानी निकल रहा है। हाँ, ठंडी के दिनों में दिखाई देता है तुम्हें। तो उस समय जब वो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो पानी भी लूज कर रहे हैं। कहते हैं ना ट्रांसपिरेशन इज द प्राइस पेड फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ट्रांसपिरेशन तो होके रहेगा और साथ में निकलेगा लाइफ गिविंग ऑक्सीजन। चलिए, दो फेज में फोटोसिंथेसिस होने वाली है ना, दो फेज में। पहला फेज जिसे हम लाइट डिपेंडेंट फेज कहते हैं या लाइट रिएक्शन कहते हैं। दूसरा डार्क फेज, मतलब ये नहीं है कि रात का अंधेरा होगा तो होगा, बस उसके लिए लाइट नहीं चाहिए, बस इतना मतलब है। आओ समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाइट डिपेंडेंट, अर्थात लाइट होना चाहिए, बिना लाइट के ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो दूसरा नाम क्या है? फोटो जब भी वर्ड आए फोटो लाइट को कहते हैं, याद है। और फोटोन क्या होता है? फोटोन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एनर्जी पार्टिकल ऑफ लाइट। लाइट का सबसे छोटा एनर्जी पार्टिकल फोटोन। फोटो याद करो अब, ठीक है, लाइट वर्ड से याद कर लोगे। तो जब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की बात करेंगे तो उसमें लाइट सबसे मेन रोल प्ले करती है। क्या होता है? जब सनलाइट पड़ती है तो एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है थैलाकोइड्स में। कहां पर? ध्यान सुनिएगा, थैलाकोइड्स में। क्यों? क्योंकि थैलाकोइड्स के अंदर क्लोरोफिल भरे हैं और क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्ब करना सनलाइट। तो ये सनलाइट एब्जॉर्ब करती है और यहीं से शुरू होता है फोटोकेमिकल फेज। दो स्टेप में होने वाला है ये फेज, ध्यान दीजिएगा, दो स्टेप में होने वाला है ये लाइट डिपेंडेंट या फोटोकेमिकल फेज। पहला स्टेप ध्यान दीजिएगा कहां पे होता है ये फेज, ये भी ध्यान देना है। वन वर्ड क्वेश्चन बनेगा, इन विच पार्ट डज द लाइट डिपेंडेंट फेज टेक प्लेस? तो नाम है थैलाकोइड्स। ठीक है, थैलाकोइड्स में क्लोरोफिल होते हैं इसीलिए वहीं पे होता है ये। और पहला स्टेप क्या होता है? जब सनलाइट पड़ती है तो क्लोरोफिल क्या करती है? एक्टिवेट हो जाती है। हाँ, उसमें एनर्जी आ जाती है, वो काम करना शुरू करती है। मैंने कहा था जादू है वो, थोड़ी देर बताया था ना। और सनलाइट नहीं मिलेगी तो बैठ जाएगी क्लोरोफिल, कुछ नहीं करेगी, समझ गए। तो क्लोरोफिल क्या करती है? एक्टिवेट हो जाती है जैसे ही सनलाइट उसे मिलती है। वो सनलाइट में मौजूद फोटॉन्स को, एनर्जी पार्टिकल को एब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? इस पार्टिकल का, एनर्जी का क्या करेगी ये क्लोरोफिल? इससे होगा फोटोलिसिस। सर ये क्या होता है? फोटोलिसिस क्या होता है? फोटो मतलब लाइस, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन। इससे पानी को स्प्लिट करना होगा। याद होगा ग्रीन प्लांट्स में वाटर रूट से पहुंचता है ऊपर, याद है ना। ये फोटोलिसिस करता है, अर्थात जो ये एनर्जी आई, जो क्लोरोफिल से एनर्जी मिली, ये फोटोन नाम की जो एनर्जी है, ये एनर्जी क्या करती है? पानी के मॉलिक्यूल को ब्रेक करती है। किसमें ब्रेक करती है? वाटर के मॉलिक्यूल को, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में। पहले ये निकला और दूसरा क्या निकला? इलेक्ट्रॉन। मतलब पानी के मॉलिक्यूल को ये ब्रेक करके H+ आयंस में, O- आयंस में और इलेक्ट्रॉन्स में, इतना चीजें रिलीज करती है। ध्यान दीजिए, लाइट से पानी इन 3 पार्ट्स में बेसिकली ब्रेक हो रहा है। H+ आयंस, हाइड्रोजन आयंस, H+ आयंस, ऑक्सीजन आयंस, O- आयंस और 4 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन भी पैदा कर रहा है। आइए देखें, इस रिएक्शन को कहते हैं फोटोलिसिस। फोटोलिसिस कहते हैं क्योंकि लाइट की वजह से पानी स्प्लिट, पानी ब्रेक हो रहा है। ये फोटोलिसिस टेक प्लेस करता है ग्रेना में। याद करिए, ग्रेना बिल्डिंग का नाम क्या बताया था आपको? जिस बिल्डिंग में खूब सारे ये थैलाकोइड्स होते हैं, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इस पूरी बिल्डिंग को हम लोग कहते हैं ग्रेना। याद रखिएगा, मैंने कहा था लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस करता है थैलाकोइड्स में, और थैलाकोइड इसको कहते हैं, एक सिंगल लेयर को कहते हैं
इस सिंगल को कहते हैं थैलाकॉइड, ठीक है, एक सिंगल को कहते हैं थैलाकॉइड और इस पूरी को कहते हैं ग्रैना। प्लूरल है तो ग्रैना और सिंगुलर है तो ग्रैनम। क्लियर है? अब समझ गए ग्रैना में टेक प्लेस करता है फोटोलिसिस। अब ये जो फोटोलिसिस से प्रोडक्ट निकले, मैंने दिखाया 3 चीज निकली है, हाइड्रोजन निकला है, ऑक्सीजन निकला है और 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये एनर्जी पार्टिकल निकल रहे हैं। इसका क्या होगा आओ समझते हैं। हाइड्रोजन कहां जाएगा ये समझना है। जो इससे हाइड्रोजन निकल रहा है वो NADP को NADPH में ब्रेक कर देगा। क्या क्या करेगा? मैंने कहा था फोटोलिसिस हो रही है, पानी ही। अगर मैं तुमसे पूछूं कि प्लांट में ऑक्सीजन आई कहां से, भाई बताइए, प्लांट ऑक्सीजन कहां से ला रहा है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन कहां से ला रहा है, तो आपका जवाब होना चाहिए था कि वो ऑक्सीजन पानी से आ रही है। हां, पानी से आ रही है, क्योंकि पानी को ही क्या कर रहा है, वो स्प्लिट कर दे रहा है। कौन? लाइट का पार्टिकल फोटोन। आइए देखते हैं ये कहां से आया। सबसे पहला मैंने बताया इसके अंदर क्या निकलेगा, H+ आयंस निकलेगा। ये H+ आयंस NADP को NADPH में ब्रेक कर देगा। हां, एक नया कंपाउंड फॉर्म कर देगा। ये NADP क्या है? NADP इज निकोटिन एनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियाइड फॉस्फेट। बाप रे, इतना लंबा नाम, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है तुमसे, इसीलिए याद करना जरूरी है। ये NADP एक केमिकल कंपाउंड है, हाइड्रोजन के कंबाइन होने से NADPH बन जाता है, तो H का यूज हो गया। समझ में आया H कहां काम आ रहा है? ऑक्सीजन गिवन आउट हो रही थी, याद करिए मैंने कहा था पानी जो है H+ में ब्रेक होगा, ये रहा H+ का यूज बता दिया। फिर मैंने कहा वाटर किस में ब्रेक होगा, O-, ये रहा वो O-, अर्थात वो पानी से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ऑक्सीजन कहां से आया, पानी से आया। और तीसरा प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये ADP को ATP बनाता है। क्या चीज? ADP ऑन गेटिंग इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स ATP। क्या? एक फॉस्फेट इंक्रीज हो गया, ठीक है। यहां डाइफॉस्फेट है, फॉस्फेट 2 है, यहां पे क्या बन गया, ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट बन गया, जो कि ज्यादा एनर्जी वाला कंपाउंड है, ADP से ज्यादा एनर्जी, क्योंकि भाई फॉस्फेट ज्यादा है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन कहां पे होता है ये? मैंने कहा था ल्यूमेन में, आपको याद होगा, मैंने ल्यूमेन दिखाया था, आपको याद है, आपको बताया था ना कि ल्यूमेन में ये रिएक्शन टेक प्लेस करता है। ल्यूमेन दोनों की बाउंड्री में होता है। किसमें? थैलाकॉइड थैलाकॉइड्स के बीच में जो बाउंड्री होती है, याद आया, मंजिलों की बाउंड्री, उसमें होता है ल्यूमेन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले पार्ट की बात करते हैं। नाम है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, पुराना नाम है डार्क फेज और नया नाम क्या है, बायोसिंथेटिक फेज। इस फेज में क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने कहा डार्क फेज मतलब ये नहीं है कि रात की काली अंधेरी रात होगी तो होगा, ना ना ना, बस लाइट नहीं चाहिए, इसका मतलब है इसको लाइट की जरूरत नहीं है, बस इसीलिए इसका नाम है, नया नाम है लाइट इंडिपेंडेंट, अर्थात नो नीड ऑफ लाइट। इसका मतलब है ये कब टेक प्लेस करता होगा, इमेजिन करिए सनलाइट है, इमेजिन करिए दिन का टाइम है, सनलाइट है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है, थोड़ी देर के लिए बादल आ गया, सनलाइट चले गई, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन शुरू। समझ गया ना, लाइट इंडिपेंडेंट, तुरंत लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन शुरू। समझ गया ना क्या कहना चाहते हैं? कुछ ही देर में जैसे ही लाइट नहीं मिलेगी प्लांट्स को, ये रिएक्शन करता रहेगा प्लांट। अब आता है ग्लूकोज जो इसमें प्रोड्यूस हो रहा था, याद होगा ग्लूकोज एक फूड प्रोडक्ट है जो फोटोसिंथेसिस पैदा करता है, ये स्टार्च के रूप में या और केमिकल्स के रूप में स्टोर हो जाता है। ग्रीन प्लांट्स जो ग्लूकोज बना रहे हैं वो एक क्विक पार्टिकल है, एक हाईली सॉल्युबल पार्टिकल है, तो ये स्टोर करने के लिए ग्लूकोज के नहीं स्टार्च के रूप में ग्रीन प्लांट्स इसको स्टोर कर देते हैं। चलिए हम जब ग्लूकोज को स्टार्च बनाते हैं, क्या करते हैं, ग्लूकोज को स्टार्च बनाते हैं, इसे कहते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉली मतलब मैनी, मर मतलब होता है कंबाइनिंग यूनिट्स। तो व्हेन मैनी स्मॉल ग्लूकोज कंबाइन टू फॉर्म वन स्टार्च मॉलिक्यूल, इट इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। समझ गए? पॉली मतलब मैनी, मर मतलब होता है कंबाइनिंग यूनिट्स।
तो बहुत सारे ग्लूकोज के स्मॉलर यूनिट्स कंबाइन होकर के एक कॉम्प्लेक्स स्टार्च बनता है। क्लियर हो गया? पॉलीमराइजेशन क्या होता है? आइए, दो स्टेज पढ़ी हमने। एक पढ़ा लाइट डिपेंडेंट, हाँ भाई, जिसमें लाइट चाहिए, पानी चाहिए, हो गया लाइट डिपेंडेंट। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से ऑक्सीजन पैदा होती है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से एटीपी पैदा होता है। याद होगा, एडीपी एटीपी बन जाता था लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में एनएडीपी एनएडीपीएच बन जाता था। यही सब तो हमने पढ़ा था, है ना? अब आता है डार्क रिएक्शन में क्या होता है। तो जब डार्क रिएक्शन होता है उस समय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और उस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज के रूप में, शुगर के रूप में, स्टार्च के रूप में वो कन्वर्ट कर देते हैं। समझ गए? दोनों में डिफरेंस, एक बेसिक डिफरेंस ये है कि जब हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की बात करते हैं तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन थैलाकॉइड्स में टेक प्लेस करता है। कीवर्ड क्या है? थैलाकॉइड। कहां टेक प्लेस करता है? ये थैलाकॉइड्स में। और ये कहां टेक प्लेस करता है? स्ट्रोमा में। याद होगा, स्ट्रोमा ग्राउंड मटेरियल, याद है ना, जिस पे ग्रेना खड़ा था, वो जो बिल्डिंग खड़ी थी ना, याद है डायग्राम को? हाँ, इंपॉर्टेंट डायग्राम है क्लोरोप्लास्ट का, आपके हाँ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रॉ करने को भी आ सकता है, लेबलिंग भी आ सकती है। आइए समझते हैं कि लीफ कैसी होनी चाहिए। अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, आइए समझते हैं। सबसे पहले लीफ सरफेस एरिया बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी चौड़ी, जितनी ब्रॉड लीफ होगी उतना ज्यादा उसमें सरफेस होगा, सनलाइट उतना ज्यादा उसको मिलेगा, नतीजा फोटोसिंथेसिस ज्यादा करेंगी। कोई ब्रॉड लीफ प्लांट का एग्जांपल बताओ। बनाना, क्या कहते हो? चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं बनाना के, तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा करेगी। फिर लीफ का अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए? प्लांट की लीव्स 90 डिग्री पे अरेंज होनी चाहिए, राइट एंगल पे, ताकि ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब कर सके। कैसा? 90 डिग्री पर। और तो और लीफ के क्यूटिकल और एपिडर्मिस कैसे होने चाहिए? तो लीफ का क्यूटिकल थिन होना चाहिए, लीफ ज्यादा हो सके तो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर पाए। ऊपर की लेयर अगर बहुत थिक होगी तो लाइट अंदर ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। और क्या होना चाहिए फोटोसिंथेसिस ज्यादा करने के लिए? स्टोमेटा भी ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा पोर होगा, जितने ज्यादा ओपनिंग्स होंगी, उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस कर पाएगा। और लीफ थिन होनी चाहिए, मैंने इसको भी बताया था। थिन होने से फायदा क्या मिलता है? सेल में ट्रांसपोर्ट और वाटर मॉलिक्यूल्स जल्दी हो पाता है। फिर मैंने कहा जिस लीफ में क्लोरोप्लास्ट खूब होंगे, खास करके अपर लेयर में, उस लीफ में भी फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। समझिए क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही तो क्लोरोफिल है। और क्या खास बात है? खूब एक्सटेंसिव वेन सिस्टम होना चाहिए। याद होगा वेन किसे कहते हैं? एक लीफ के सेंटर में मिडरिब होती है, याद है? ये मिडरिब से निकली जो ये साइड वेन्स होती हैं, इन्हें कहते हैं वेन्स। तो जितना एक्सटेंसिव ये वेन्स होगा, जितनी ज्यादा ये वेन्स होंगी, उतना फास्ट ट्रांसपोर्ट होगा मेसोफिल सेल्स तक। ठीक है ना? मेसोफिल सेल्स तक टू एंड फ्रो ट्रांसपोर्ट होगा। और याद होगा मेसोफिल सेल्स ही वो प्लेस है जहां पर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस कर रही है। अब आता है क्या होगा फोटोसिंथेसिस के बाद? तो मैंने कहा ग्लूकोज पैदा होगा। तो ये ग्लूकोज करेंगे क्या हम लोग? ग्रीन प्लांट्स करता क्या है? तो मैंने कहा तुम आलू खाते हो, चावल खाते हो, रोटी खाते हो, सब क्या है? टाइप ऑफ ग्लूकोज है। सही कह रहा हूं, टाइप ऑफ ग्लूकोज है। ग्लूकोज कई रूप में प्लांट्स अपने अंदर चेंज करता है। आलू जो है एक्चुअली में स्टार्च है, और मैंने बताया था ना पॉलीमराइजेशन, थोड़ी देर पहले बताया था, जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके क्या बन जाते हैं? स्टार्च बन जाते हैं। तो ग्लूकोज कई सारे रूप में, ग्लूकोज एक सिंपल शुगर होता है। प्लांट्स इसे डायरेक्टली खुद भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि प्लांट को भी एनर्जी चाहिए, तो अपना ग्लूकोज खुद को इस्तेमाल करेगा, या तो प्लांट्स ग्लूकोज को स्टार्च में चेंज कर देगा, या तो प्लांट्स ग्लूकोज को चीनी में चेंज कर देगा। आपने गन्ना खाया है? अरे गन्ने से चीनी बनी, वो तो खाया है, ये है वो सुक्रोज। ठीक है? और या तो वो उस ग्लूकोज को फैट्स में, प्रोटीन्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज कर देगा। समझ गए? और हम ये सब पदार्थ खाते हैं, हमारे खाने में ये सब कुछ मौजूद है। एक तरह से ये सब टाइप ऑफ ग्लूकोज है। इन सब में CHO ये तीनों एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। आइए, पानी जो पैदा हुआ वो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस से पानी पैदा हो रहा था ना, तो पानी रीयूटिलाइज हो जाता है। याद होगा 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यूज कर रहे थे फोटोसिंथेसिस में,
6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वो वापस क्या कर रहा था, रिलीज भी कर रहा था। तो वो एयर में मौजूद है, रीयूटिलाइज कर सकते हैं। और ऑक्सीजन, जो प्लांट्स ऑक्सीजन दे रहे हैं हमें, जो मैं और आप लाइव से, वो हमारे लिए तो काम है, उनको भी चाहिए। प्लांट खुद को भी तो फोटो रेस्पिरेशन करना है। ग्रीन प्लांट्स आपकी मेरी तरह रेस्पिरेशन भी तो करते हैं ना। तो उसको कहते हैं हम लोग फोटो रेस्पिरेशन। मतलब प्लांट अपनी जरूरत के लिए भी जो खुद ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर याद रखिएगा वो बहुत कम ऑक्सीजन यूज करते हैं, बाकी ऑक्सीजन मैं और आप यूज कर रहे हैं। अब फूड के बारे में समझते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स ने बनाया ग्लूकोज, बन गया। ग्लूकोज मैंने कहा सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ फूड है, एक सॉल्युबल फॉर्म ऑफ फूड है, पर सारा फूड तुरंत यूज नहीं होता है। बहुत सारा फूड बन रहा है फोटोसिंथेसिस में। अब वो फूड मैंने कहा फ्रूट के रूप में, वेजिटेबल के रूप में, रूट्स के रूप में, अलग अलग पार्ट्स में जाके स्टोर हो जाता है। आपने गाजर खाया है, मूली खाई है, कहां है? ये ग्राउंड के नीचे पाए जाने वाले रूट्स हैं। क्यों खा रहे हो? क्योंकि इसमें फूड स्टोर है। पर आपने आलू खाया है, एक तरह का ट्यूबर है आलू, है ना, उसमें भी फूड स्टोर है। आम खाया है, उसमें भी फ्रूट स्टोर है। फूड है कि नहीं सबके अंदर? तो अलग अलग रूप में क्या करते हैं, वो फूड को स्टोर कर देते हैं। ग्लूकोज स्टार्च में चेंज जाती है, स्टार्च स्टोर हो जाता है, ठीक है। और स्टार्च भी कभी कभी क्या होता है, जब जरूरत पड़ती है प्लांट्स को, जैसे रात को एनर्जी चाहिए प्लांट्स को, तो वापस स्टार्च क्या होता है, फिर ग्लूकोज में। ये प्रोसेस टेक प्लेस करता रहता है। प्लांट्स अपने ही अलग अलग पार्ट्स में ग्लूकोज को स्टार्च मिला करके स्टोर कर देता है, और जरूरत पड़ती है तो वापस उस स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता रहता है। हम इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। सही सुन रहे हैं, ट्रांसलोकेशन करता रहता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। अब आता है फोटोसिंथेसिस किस पे डिपेंड करती है। देखिए, फोटोसिंथेसिस के लिए दो ब्रॉड फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। मतलब एक्सटर्नल फैक्टर की बात करेंगे तो ये वो फैक्टर है जो प्लांट्स के बाहर है। हां, हमारे नेचर में सनलाइट है, लाइट की इंटेंसिटी है, इस पे प्लांट की फोटोसिंथेसिस डिपेंड करती है। तो हम जानते हैं अगर सनलाइट मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस होगी। तो जैसे जैसे सनलाइट ज्यादा मिलेगी फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा। पर अप टू व्हाट एक्सटेंट? तो उसका नंबर है 0.02% एक्सटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब है, जरा डायग्राम को देखो, इसका मतलब है कि अगर 0.2% तक, सिर्फ कितने तक? 0.02% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तक, इतने तक क्या होगी, फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगी। लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होने पे उसके बाद स्टेबलाइज हो जाएगी। समझ गए? तो इट इंक्रीजेस, मैंने कहा लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, पर कब तक? अप टू सम एक्सटेंट। कब तक? अप टू सम एक्सटेंट। पर उसके बाद मैंने कहा यहां पर आकर स्टेबलाइज हो जाएगा। क्या नंबर है? 0.02% तक। इन केस हमने कार्बन डाइऑक्साइड भी दे दिया तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड से 0.03% और ऊपर तक। कहां? इसके ऊपर। यह है 0.003% और ऊपर, मतलब वैल्यू हो जाएगी 0.05% तक। यहां तक 0.05% तक मैक्सिमम क्या हो सकता है, फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद वो स्टेबलाइज हो जाएगी। इसका मतलब है कि सनलाइट इंक्रीज कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दो, फोटोसिंथेसिस तो इंक्रीज होगा, पर कब तक? अनलिमिटेड पॉइंट तक नहीं। कितने पॉइंट तक? 0.05% तक। बस उसके बियॉन्ड अब फोटोसिंथेसिस स्टेबलाइज हो जाएगी, अब और इंक्रीज नहीं करेगी। क्लियर है? अब फोटोसिंथेसिस किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। ध्यान दीजिएगा, जब टेम्परेचर बहुत लो होगा, ठंडी पड़ेगी, तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। हाँ भाई, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे ना। और अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम हो, और ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है? 35 डिग्री। 35 डिग्री को सबसे बेस्ट टेम्परेचर माना गया है फोटोसिंथेसिस के लिए। 35 के बियॉन्ड 40 तक फोटोसिंथेसिस धीरे धीरे कम होने लगेगी। और 40 के बियॉन्ड टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, जैसे आपके यहां गर्मी में, हाँ मेरे यहां, मैं जहां पर हूं वहां पर कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, वाराणसी में कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। यहां पर तो समुद्र है नहीं आसपास। यहां टेम्परेचर गर्मी के दिनों में 42 डिग्री 45 डिग्री तक चला जाता है। एकदम बेहद गर्मी होती है वाराणसी में, बहुत गर्मी होती है। उस समय फोटोसिंथेसिस प्लांट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके एंजाइम मर जाते। इतनी ज्यादा धूप पड़ती है
कि फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाता है, एंजाइम ही मर जाते हैं फोटोसिंथेसिस करने वाले। देखा, तो एक्सेस ऑफ सनलाइट ऑल्सो डिस्ट्रॉयज द क्लोरोफिल, बताया था ना, टू मच लाइट डिस्ट्रॉयज क्लोरोफिल, और वो इसीलिए वजह से। अच्छा, पानी भी चाहिए, इनकेस पानी नहीं मिला, सॉइल पानी दे देती है, ठीक है, रूट्स पानी एब्जॉर्ब करके दे देती हैं। अगर पानी नहीं मिला तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। याद है ना, स्टोमेटा टर्जिड हो जाता था, तो जब पानी नहीं मिलेगा स्टोमेटा ही क्या हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। अच्छा, कितना पानी चाहिए? सिर्फ 1%। एग्जाम्पल के रूप में कह रहा हूं कि प्लांट ने 100 लीटर पानी एब्जॉर्ब किया, रूट्स ने 100 लीटर पानी एब्जॉर्ब किया, पर पानी चाहिए कितना फोटोसिंथेसिस के लिए? सिर्फ 1 लीटर। आप समझ गए कितना कम पानी चाहिए? तो सर बाकी पानी कहां जा रहा है, ये तुमको बताना है। वेयर इज द अदर वाटर गोइंग, आपको बताना है। सिर्फ 1% पानी ही फोटोसिंथेसिस में काम आ रहा है, बाकी सारा पानी तुमको लिखना है और बताना है मुझे कि वो कहां जा रहा है। वेयर इज द अदर परसेंटेज, दिस 99% अप्रोक्सीमेटली, ये पानी कहां जा रहा है आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना है। मैं वेट करूंगा तुम्हारे कमेंट्स का, और हर कमेंट को लाइक करके या उस पर टिक करके बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनल फैक्टर्स, ये तो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स थे। इंटरनल अर्थात ये वो फैक्टर्स हैं जो प्लांट में, एक्सटर्नल नहीं है, ये तो सारे फैक्टर्स प्लांट के बाहर के थे, अब ये प्लांट के अंदर के फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर है क्लोरोफिल। अब सोचिए, प्लांट में खुद ही डेफिशिएंसी है, प्लांट में मिनरल्स नहीं है, प्लांट में खुद ही क्लोरोफिल नहीं है, तो क्लोरोफिल खुद ही नहीं है, वो हरा रंग ही नहीं है, तो सनलाइट कैसे एब्जॉर्ब होगा, फोटोसिंथेसिस कम कर पाएगा। सोचिए ऐसी लीव्स जैसे कि पार्टली ग्रीन और पार्टली येलो, तो जितना ग्रीन पोर्शन होगा वो तो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, और येलो वाला पोर्शन नहीं कर पाएगा। समझ गया ना? और किस पे डिपेंड करता है फोटोसिंथेसिस? प्रोटोप्लाज्म पे। तो अगर प्रोटोप्लाज्म ड्राई होगा, प्रोटोप्लाज्म वीक होगा, अगेन फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगी। याद रखिएगा, लिविंग मैटर ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म, द मैटर बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म भी ड्राई नहीं होना चाहिए, डिहाइड्रेटेड नहीं होना चाहिए। और किस पे डिपेंड करता है? लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है, लीफ का क्यूटिकल थिक है क्या, लीफ के स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, लीफ की साइज कैसी है, इन सब पे डिपेंड करता है फोटोसिंथेसिस। इस पॉइंट्स को हम पढ़ चुके हैं। आइए कुछ एक्सपेरिमेंट समझते हैं फटाफट फोटोसिंथेसिस पे। जो जब भी हम फोटोसिंथेसिस पे बेस्ड एक्सपेरिमेंट समझेंगे तो उनमें एक बेसिक रूल है, और वो बेसिक रूल ये है डी स्टार्चिंग। क्या? फोटोसिंथेसिस पे बेस्ड कोई भी एक्सपेरिमेंट करना होगा तो पहले प्लांट को डी स्टार्च करना पड़ेगा। सर ये क्या होता है? डी स्टार्च मतलब प्लांट के अंदर मौजूद जो स्टार्च है, कहां से आया था? फोटोसिंथेसिस आया था, उसको निकालो। कैसे निकालेंगे? सिरिंज से निकालेंगे क्या? नहीं, सिरिंज नहीं लगाना है आपको बस उस प्लांट को सनलाइट से दूर रखना है 24 to 48 आवर्स, मतलब 1 से 2 दिन। अगर ग्रीन प्लांट्स को आप सनलाइट से दूर रख देंगे, डार्क रख देंगे, तो उसके अंदर जितना भी स्टार्च होगा वो सब खत्म। प्लांट खुद यूज कर लेगा भाई, उसको भी तो एनर्जी चाहिए ना, तो यूज कर लेगा। समझ गया? इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डी स्टार्चिंग, रिमूविंग ऑफ स्टार्च। ठीक है, अब एक टेस्ट बताने जा रहा हूं, ये हर बार फोटोसिंथेसिस के दौरान करना पड़ेगा। ये टेस्ट के 4 स्टेप्स हैं। इस टेस्ट में 4 स्टेप्स है, चारों टेस्ट हर बार करने पड़ेंगे। जब हम फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये 4 टेस्ट करने पड़ेंगे। पहला टेस्ट क्या है? 4 स्टेप करेंगे। इस टेस्ट का नाम है स्टार्च टेस्ट। फिर से सुन लीजिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए करना होता है स्टार्च टेस्ट। स्टार्च टेस्ट में 4 स्टेप्स आते हैं। पहला स्टेप क्या है कि लीफ को बॉईल कर दो। जिस भी प्लांट की लीफ का आपको चेक करना है फोटोसिंथेसिस, पहले आप उस लीफ को क्या करिए? बॉईल करिए। क्यों सर? बॉईल क्यों करेंगे पत्ती को? बॉईल करने से क्या हो जाएगा? उसके अंदर के सेल्स मर जाएंगे। फिर अगला स्टेप क्या है? उस लीफ को मिथाइलेटेड स्पिरिट, क्या चीज? मिथाइलेटेड स्पिरिट में बॉईल करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं डायग्राम भी। पहला स्टेप है लीफ को बॉईल करना, ये रहा लीफ को बॉईल करना ताकि उसके अंदर के सेल मर जाए। दूसरा स्टेप है उसी लीफ को इथेनॉल में, जिसका नाम है मिथाइलेटेड स्पिरिट, उसमें बॉईल करेंगे। क्यों करते हैं सर? इथेनॉल में क्यों बॉईल करते हैं सेकंड स्टेप में? ताकि उसके अंदर का क्लोरोफिल रिमूव हो जाए।
लीफ की क्लोरोफिल को हटाने के लिए क्या करते हैं, इथेनॉल में, मिथाइलेटेड स्पिरिट में क्या करते हैं, इसको बॉईल करते हैं। तीसरा स्टेप है उस लीफ को वापस गर्म पानी में डाल देते हैं। सर गर्म पानी क्यों डालते हैं उसके ऊपर, ताकि लीफ सॉफ्ट हो जाए, पोरस हो जाए। चौथा और आखिरी स्टेप है उसमें डालेंगे आयोडीन। आयोडीन एक केमिकल होता है, अगर लीफ में स्टार्च होगा आयोडीन के मिलते ही ब्लू ब्लैक, जिससे प्रूव होता है कि लीफ के अंदर स्टार्च है। समझ गए? इसे हम कहते हैं आयोडीन टेस्ट। क्या करना है, स्टार्च टेस्ट करना है, आयोडीन टेस्ट करना है हर फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में। जब एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये 4 स्टेप मैं बार बार तुमसे बोलूंगा। मैं बोलूंगा कि हम इसमें करने वाले हैं स्टार्च टेस्ट। चलिए, तैयार है एक्सपेरिमेंट के लिए? आयोडीन नाम का एक केमिकल होता है, ये लैब में होता है। हाँ, लैब में अवेलेबल होता है बहुत आराम से। अगर आप चेक करना चाहते हैं, अपने रियल लाइफ में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो बस क्या करो, घर में आलू है ही, पोटैटो है ना, कट करो और उसमें बस एक ड्रॉप आयोडीन डाल के देख लो। जानते हो क्या होगा? जैसे ही जिस पॉइंट पे आयोडीन गिरेगा पोटैटो पे, वहां चारों तरफ ब्लू ब्लैक कलर का एक घेरा बन जाएगा, जिससे पता चल जाता है क्लियरली कि हमारे पोटैटो में स्टार्च है। देखा, टेस्ट कर सकता है। क्या कन्वर्ट करता है? ब्लू ब्लैक कलर में चेंज करता है। वो व्हाइट कलर का जो आलू था ना, वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज जाएगा। दूसरा एग्जांपल दूं, अरे घर में ब्रेड है ना, फ्रिज में ब्रेड रखी है तुम्हारे ना, निकालो, डाल दो उसमें एक ड्रॉप ऑफ आयोडीन, ब्लू ब्लैक कर देगा उसे भी। समझ में आया? तो आयोडीन क्या कर सकता है, स्टार्च टेस्ट कर सकता है। पर क्योंकि लीफ के साथ करना है तो वो 4 स्टेप्स करने पड़ेंगे। ब्रेड नहीं है, आलू नहीं है, ठीक है। अब आइए करते हैं, पहला एक्सपेरिमेंट है। क्या शो करना चाहते हैं? क्लोरोफिल जरूरी है। इसके लिए एक ऐसा लीफ लेंगे जिसको हम कहते हैं वेरीगेटेड लीफ। इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको एक वेरीगेटेड लीफ लेना है। सर ये वेरीगेटेड लीफ कैसी होती है? एक ऐसी लीफ जो पार्टली ग्रीन होती है। क्या? एक ऐसी लीफ जो पार्टली ग्रीन होती है, उसमें कुछ एरिया ग्रीन होता है, कुछ एरिया येलो होता है। ऐसी लीफ लो। आपने देखा है? अरे मनी प्लांट देखा है ना, डेकोरेटिव प्लांट्स ऐसे अक्सर होते हैं जिनमें कुछ हिस्सा ग्रीन होता है। तो इस लीफ को पहले डी स्टार्च करो। सर डी स्टार्च? हाँ, मैंने कहा था ना, जब भी कोई भी एक्सपेरिमेंट करना होगा फोटोसिंथेसिस का, पहला स्टेप क्या करोगे? डी स्टार्च करोगे। और डी स्टार्च करने के लिए क्या करोगे? इस पेड़ को, इस पौधे को, जिसमें क्या है वेरीगेटेड लीफ है, उसको क्या करोगे? सनलाइट से दूर ले जाओगे 24 से 48 घंटा। 2 दिन सनलाइट से अवे कर दोगे तो उसके अंदर जो स्टार्च होगा वो खत्म। अब क्या करेंगे? अब वापस इस पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू करेंगे। अब इस प्लांट को ले जाएंगे, सनलाइट में रख देंगे। ध्यान से सुनिएगा। अब कुछ घंटों बाद, विद इन 2-3 आवर्स के बाद, सनलाइट के बाद, एक पत्ती इसकी तोड़ लेंगे, एक पत्ती निकालेंगे और उस पर टेस्ट करेंगे स्टार्च टेस्ट। कौन सा टेस्ट करेंगे? स्टार्च टेस्ट। क्या 4 स्टेप था, याद है तुमको? आओ देखते हैं। पहला स्टेप है स्टार्च टेस्ट में कि इस पत्ती को तोड़ने के बाद इसको पहले पानी में बॉईल करेंगे ताकि इसके अंदर के सेल मर जाएं। दूसरा स्टेप, याद करिए 4 स्टेप, इसको मिथाइलेटेड स्पिरिट में बर्न करेंगे ताकि इसके अंदर की क्लोरोफिल खत्म हो जाए। और तीसरा स्टेप, इसको हॉट वाटर में डालेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, पोरस हो जाए। और चौथा और आखिरी स्टेप, उसमें आयोडीन मिला देंगे। तो देखेंगे कि जहां पर आयोडीन मिलाने से ब्लू ब्लैक हो रहा है, वो हिस्सा ग्रीन वाला ही कलर था। देखिए ग्रीन वाला एरिया, अर्थात जितने ग्रीन वाले एरिया थे, ये है ग्रीन वाला एरिया, यहां पर क्या हो जा रहा है? लीफ ब्लू ब्लैक हो रही है। क्या हो जा रही है? आयोडीन डालने से इस हिस्से में लीफ ब्लू ब्लैक हो रही है। सो दिस प्रूव्स कि जहां जहां क्लोरोफिल है वहां पे स्टार्च पैदा हो रही है। हेंस प्रूव क्लोरोफिल जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। यही तो प्रूव करना था कि क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस संभव नहीं है। क्लियर है? आइए, पहला एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया। चलो दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हमें बताना है कि सनलाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्या? सनलाइट। तो पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा डी स्टार्चिंग। मैंने कहा था ना, पहले इस प्लांट को भी क्या करेंगे? डी स्टार्च कर देंगे। एक पॉटेड प्लांट को सनलाइट से दूर ले जाएंगे 24 से 48 घंटा। जब डी स्टार्च हो जाएगा, फिर वापस सनलाइट में लाने से पहले क्या करेंगे? इस प्लांट में इसकी एक लीफ के एक हिस्से को ब्लैक पेपर से कवर कर देंगे सनलाइट में ले जाने से पहले। डी स्टार्च कर दिया। अब इसका स्टार्च खत्म कर दिया।
स्टार्च खत्म कैसे किया? मैंने कहा था सनलाइट से दूर कर दो, अपने आप ही स्टार्च उसका खत्म हो जाएगा। हम कहते हैं डी स्टार्च हो गया। अब सनलाइट में ले जाने से पहले इसकी एक लीफ में ब्लैक पेपर स्ट्रिप लगा दो। ब्लैक पेपर स्ट्रिप लगाने से क्या हो जाएगा? यहां सनलाइट पहुंच नहीं पाएगी। अब इस पेपर की स्ट्रिप लगाने के बाद इसको वापस सनलाइट में रख दो। कुछ घंटे सनलाइट में रखने के बाद इसी लीफ को तोड़ो। किस लीफ को तोड़ोगे? इस लीफ को तोड़ोगे कुछ घंटे सनलाइट में रखने के बाद। अब एक्सपेरिमेंट करेंगे। कौन सा? स्टार्च टेस्ट। 4 स्टेप फिर से करने पड़ेंगे और हम देखेंगे जितना एरिया ब्लैक स्ट्रिप वाला था वहां पर ब्लू ब्लैक कलर नहीं पैदा होगा। क्या नहीं होगा? यहां लीफ ब्लू ब्लैक नहीं करेगी, पर इस ग्रीन एरिया में जहां पे सनलाइट मिल रही होगी वहां पे लीफ ब्लू ब्लैक करेगी। सो इससे पता चलता है कि जहां जहां सनलाइट अवेलेबल है, जिस जिस पार्ट को सनलाइट अवेलेबल हुई वहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ, और जहां पे सनलाइट नहीं पहुंच पाई, क्यों नहीं पहुंच पाई? मैंने काले रंग का कवर लगा दिया था, तो सनलाइट नहीं मिली, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया। हैंस प्रूव, साबित कर दिया कि सनलाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। हाँ, खत्म होने वाला है, घबराइए मत, जल्दी से खत्म होने वाला है। अगला, अब क्या शो करना चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। याद रखिएगा ये सारे हमने पार्ट्स पढ़े थे। अब कैसे साबित करें कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए? चलिए अगेन, पहला स्टेप डी स्टार्चिंग। पहले क्या करेंगे? एक पॉटेड प्लांट को डी स्टार्च कर देंगे। समझ गए कैसे करेंगे? सनलाइट से दूर ले जाएंगे, 24 से 48 घंटा सनलाइट से दूर करेंगे, स्टार्च खत्म। अब वापस सनलाइट में ले जाने से पहले क्या करेंगे? एक बड़े से फ्लास्क में, देखिए ध्यान से, एक बड़े से फ्लास्क में जिसका नाम है कॉनिकल फ्लास्क, इसमें भर देंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एक लीफ, सिर्फ एक पत्ती को, उस प्लांट की एक लीफ को उसके अंदर फिट कर देंगे। देखिए कॉक की मदद से फिट कर दिया है। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? ये एब्जॉर्ब कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका काम ही है क्या कर देना? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेना। अब इस पूरे सेटअप को वापस ले जाएंगे और सनलाइट में छोड़ देंगे। कितने घंटे तक? 2-3 घंटे तक। फिर क्या करेंगे? 2-3 घंटे बाद क्या करेंगे? फिर इसको तोड़ेंगे, इस पत्ती को तोड़ेंगे और इस पे टेस्ट करेंगे, स्टार्च टेस्ट। क्या होगा? क्या होगा? ये पत्ती तोड़ने पे, स्टार्च टेस्ट करने पर जितना हिस्सा इसका, जितना हिस्से में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला था, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्सॉर्ब कर ली थी, वो हिस्सा ब्लू ब्लैक नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कोई और लीफ, जैसे ये लीफ है जिसको हमने क्या किया है, ओपन में रखा हुआ है, ये लीफ में अगर टेस्ट करेंगे तो ये ब्लू ब्लैक होगी। सो दिस अगेन प्रूव कि बिना कार्बन डाइऑक्साइड के भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। हर बार स्टार्च टेस्ट आ रहा है, मैंने कहा था, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हर एक्सपेरिमेंट में स्टार्च टेस्ट की जरूरत है। बट अब जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो आखिरी रिएक्शन बताने वाला हूं, आखिरी एक्सपेरिमेंट बताने वाला हूं, इसमें स्टार्च टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आओ देखिए ये आखिरी एक्सपेरिमेंट क्या है। ये आखिरी एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट टू शो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसके लिए डी स्टार्चिंग भी नहीं करनी है और इसके लिए स्टार्च टेस्ट भी नहीं करना है। समझ गए? ये एक्सपेरिमेंट ध्यान से देखना है। क्या लेना है? एक ऐसा प्लांट लेना है जो पानी में उगता है। हाँ, वाटर प्लांट ले लो भाई, जैसे इसमें लिया हाइड्रिला। हाइड्रिला पानी में उगता है, ठीक है। एक वाटर प्लांट को क्या करना है, एक बड़े से बीकर में ले लेंगे और इसके ऊपर एक फनल इन्वर्ट कर देंगे। देखिए इन्वर्टेड फनल है ये फनल है, ये कहां भाग रहा है भाई? ये एक इन्वर्टेड फनल है, ठीक है। एक वाटर प्लांट के ऊपर इन्वर्टेड फनल लगा दिया और क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब जिसमें पानी भर दिया था मैंने, एक टेस्ट ट्यूब जिसमें पानी भर दिया था, उसको भी इन्वर्ट किया इस फनल के ऊपर। फनल यहां पे है, इसके ऊपर एक बड़ा सा टेस्ट ट्यूब जिसमें मैंने पानी भरा था, उसको इसके ऊपर इन्वर्ट करके रख दिया। क्लियर? यहां तक क्लियर? इस पूरे सेटअप को कहां करना है? सनलाइट में करना है। इस बार नो डी स्टार्चिंग, नो स्टार्च टेस्ट, दोनों नहीं करना है। छोड़ देंगे सनलाइट में इसको। जब सनलाइट मिलेगी, इसको सन की रोशनी मिलेगी, क्या होगा? ये ग्रीन प्लांट है, फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑक्सीजन पैदा करेगा, ऑक्सीजन का बबल ऊपर जाएगा और यहां जब तक टॉप तक पानी भरा था मैंने, याद है ना, मैंने भरा हुआ टेस्ट ट्यूब बोला था इन्वर्ट करने के लिए। पानी ऊपर जाएगा, सॉरी बबल ऊपर जाएगी ऑक्सीजन की, और वो क्या करेगी? पानी को नीचे ढकेल देगी।
तो पानी धीरे धीरे नीचे चला जाएगा, पानी की लेयर नीचे आती जाएगी। जब ये पानी एकदम नीचे चला जाएगा, इस टेस्ट ट्यूब को धीरे से निकालेंगे बाहर और क्या करेंगे, बर्निंग स्प्लिंटर टेस्ट। एक माची की तीली ले आएंगे, देखेंगे कि तेजी से ग्लो कर रही है। सो साबित हो गया कि ऑक्सीजन पैदा हो रही है फोटोसिंथेसिस पे। हमें तो यही चेक करना था ना कि ऑक्सीजन पैदा हो रही है कि नहीं हो रही है। देखा, तो दिस प्रूव्स, हेंस दिस प्रूव कि ऑक्सीजन ही पैदा होती है फोटोसिंथेसिस पे। चलिए एक छोटा सा इंपॉर्टेंस फोटोसिंथेसिस का समझ लें। सोचिए, लाइफ धरती में तभी पॉसिबल है, मेरा और आपका और सारे जीव जंतु का जीवन तभी संभव है जब ये नेचुरल प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का धरती पे होगा। क्योंकि हमको खाना, हमको ऑक्सीजन कौन दे रहा है, ग्रीन प्लांट्स दे रहे हैं। सो ऑलवेज बी थैंकफुल टू देम। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, समझ गए, अपने आसपास, क्योंकि तुम्हारा खाना और तुम्हारी लाइफ गिविंग ऑक्सीजन यही दे रहा है। एक साइकिल है जिसे हम कहते हैं कार्बन साइकिल। हमारे एनवायरनमेंट पे कार्बन खत्म क्यों नहीं हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, इतना ग्रीन प्लांट ऑक्सीजन दे रहे हैं, या हम जो इतनी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड धरती से खत्म क्यों नहीं हो रही है? सर 0.03% है हमारे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड। हजारों साल पहले भी इतनी थी, आज भी इतनी है। सर ये जो हम ले रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन, ये खत्म क्यों नहीं हो जा रही है? अरे भाई, ग्रीन प्लांट है ना, ये एक साइकिल मेंटेन करते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद रहती है। तो एक साइकिल है, एक सीरीज ऑफ स्टेप है जिससे कार्बन हमारे एनवायरनमेंट में ऐड होता है और रिमूव होता है। ध्यान सुनना, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में ऐड हो रहा है और रिमूव हो रहा है। आइए समझते हैं कौन कौन ऐड और रिमूव कर रहा है। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, रिमूव करता है। क्या करता है, रिमूव करता है हमारे एनवायरनमेंट से CO2। फूड चेन ऐड करता है कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन ऐड करता है कार्बन डाइऑक्साइड। अरे भाई, तुम जो सांस छोड़ रहे हो, क्या निकल रही है? कार्बन ऐड करता है। डिके अर्थात सड़ना गलना, जब प्लांट एनिमल सर मर जाते हैं, गलने मरने लगते हैं, बदबू आने लगती है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है। देखा, सिर्फ ग्रीन प्लांट ऐसे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर रहे हैं। कंबशन करोगे, तुमको जलाओगे, कोल पेट्रोलियम को जलाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड और बढ़ेगा, पॉल्यूशन और बढ़ेगा। और अगर लाइमस्टोन हीट करोगे तो भी बढ़ेगा। सिर्फ एक मैंने नाम लिया जो धरती से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर रहा है, और वो है हमारा प्यारा ग्रीन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस। यही है आपका चैप्टर, एंड ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया एक शॉट में आपके लिए। हाँ, आपको बस क्या करना है, ये सारे नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं। कहां? हमारे ही अपने ऐप में, सर तरुण रूपानी ऐप में डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपने भूल गए हैं, आपको ये सारा नोट्स उस ऐप में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले लेसन में। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।